प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि नीचे दी गई संख्या में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम में 2 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे तथा दाएं से तीसरे अंक के बीच का अंतर क्या होगा। देखिएगा, सवाल को बेहतर तरीके से पढ़ना ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो यदि आपने सवाल को अच्छे तरीके से समझ लिया और पढ़ लिया तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट उत्तर आप कर सकते हो। तो बताने की कोशिश करेंगे जो भी मेरे दोस्त इस प्रश्न का जो है यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त इस प्रश्न को देख रहे हैं तो बिल्कुल ही आप सरल तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कि बोला क्या गया। सबसे पहले आपके जो शब्द दिए गए हैं उसको ले लो। कितना लिखा है? 3, 2, 5, 7, 8, 6, 4, 1। ये आपके शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, दाएं बाएं लिखा भी गया है। आप बिल्कुल सरल तरीके से समझ सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। ये बोला है कि विषम में 2 जोड़िए और उसके बाद से बोला रहा है कि यहाँ पे सम में 2 घटाइए। तो बिल्कुल आपको वही लॉजिक करना है, जो इसने कहा है वही कर दीजिए। ये 3 जो है विषम शब्द होता है, आपको इसमें 2 जोड़ देना है। 2 क्या होता है? सम। 2 घटा देना है, तो घटाने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 0। 2 में से 2 जाएगा 0। 5 क्या होता है? विषम। इसमें 2 जोड़ देना है यानी कि 7। 7 क्या होता है? विषम, यानी कि इसमें भी 2 जोड़ोगे 9। 4 क्या होता है? सम। इसमें से 2 घटा दोगे तो 6। 6 क्या होता है? सम। तो इसमें 2 घटाओगे तो 4 हो जाएगा। 4 क्या होता है? सम। 2 घटाओगे तो 2 हो जाएगा। 1 क्या होता है? विषम। विषम में क्या करना है? आपको 2 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 3। अब देखोगे आपके पास यहाँ पे नया संख्या बन गया है। तो ये बोल रहा है कि जो नई संख्या इस प्रकार से जो बनेगी, इसमें आपको करना क्या है कि बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरे अंक के बीच का अंतर। तो दाएं और बाएं, दाहिने से देखिएगा यहाँ पे तीसरा अंक क्या है? यहाँ पे 4 है। दाहिने से 4 है और बाएं से यहाँ पे कितना है? 7 है। तो बाएं और दाएं के बीच का अंतर कितना हो रहा है? तो 7 में से 4 जाता है, कितना होता है आपका अंतर? 3। यदि आपने 3 चुना था तो बिल्कुल राइट उत्तर था, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप लोग गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं कि एक निश्चित कुट भाषा में यहाँ पे इसको जो है 41,678 को ये लिखा जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 65,332 को उसी प्रकार किस तरीके से लिखा जाएगा। तो अब तो ये आपको कर लेना चाहिए, बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है और इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में भी पूछे जाएंगे। बिल्कुल सरल प्रश्न आपसे पूछता है एग्जाम हॉल में। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको दे देगा टाइम टेकिंग। ठीक है, तो आपको उनको भी यहाँ पे ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है, सरल प्रश्न भी। तो देखिए, मिला जुला के पेपर जो है में आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसा देगा, थोड़ा सा टफ रहेगा, जो कि आप यदि क्लास को डेली करे हैं तो आपके लिए वो टफ नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी उसी तरीके के प्रश्न को यहाँ पे कराया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल ही आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। पहले जो है आपको मैंने बताया हुआ है, उस लॉजिक के आधार पे इसको करो। जैसे बोला क्या गया है कि 4, 1, 6, 8 और 7 को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये लिखा है 3, 2, 5, 8, 7, यही लिखा हुआ है। आपको बिल्कुल यहाँ पे अब इसी आधार पे बताना है। 6, 5, 3, 3, 2 को जो है क्या लिखा जाएगा? मैंने देखा 4 से 1 माइनस करके 3 लिखा है, 1 में 1 जोड़ के 2 लिख दिया है, 6 से 1 माइनस किया है, फिर इसमें 1 प्लस किया है, फिर इसमें -1 किया है। एक बार सबसे पहले माइनस कर रहा है, एक बार फिर प्लस कर रहा है, फिर एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस। आपको भी वही लॉजिक लगा देना, पहले माइनस करना है तो पहले माइनस करोगे तो 1 माइनस करने पे 6 में से 5 हो जाएगा, 1 प्लस करोगे 6 हो जाएगा, 1 माइनस करोगे 2 हो जाएगा, 1 प्लस करोगे 4 हो जाएगा, 1 माइनस करोगे यहाँ पे तो 1 हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे 56
56 24 1 आपके बिल्कुल राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर आपके सी। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना था और आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न को बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, थोड़े से आपको अलग तरीके से सोचने पर मजबूर करेगा। कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। अब बताएंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बिल्कुल ही बेहतरीन प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे। आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। और आपको एक और बात बता दूं कि यदि आप इस बार जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो आपके लिए मैंने एक पीडीएफ बनाई हुई है जिसमें जो है जीके के आपके मिलेंगे 10,000 एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद से जीके के एक और आपके लिए मैंने पीडीएफ रखा हुआ है जिसमें आप लोगों के 15,000 क्वेश्चन वन लाइनर होगा, ठीक है। वन लाइनर यहाँ पे 15,000 क्वेश्चन होगा। और उसके बाद से एक और पीडीएफ है जिसमें आपके पूरे साइंस को कवर किया गया है जिसमें 5,000 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद से आपको मिलेगा मैथ और रीजनिंग का जो है प्रेस्टिक क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग को आपको याद तो हम करा नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको प्रेस्टिक करने से ही बेहतर आप उसमें कर सकते हो। तो मैथ और रीजनिंग के आपके क्वेश्चन प्रेस्टिक वाले मिल जाएंगे। तो बिल्कुल ये सारे ही पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएंगे और इस पीडीएफ का जो है आपको प्राइस मात्र जो है 150 रुपया रखा गया है, ठीक है। क्योंकि इतने क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में इतने रुपए में नहीं मिल सकते हैं मेरे दोस्त, बहुत कम प्राइस रखे गए हैं। तो आप बिल्कुल ही इन पीडीएफ को ले लो इस बार एग्जाम हॉल में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, क्योंकि समय भी आपके पास बहुत ही कम है। आपके पास 1.5 महीना में जो है पेपर होने वाला है, तो बिल्कुल आप इसको कर लो। और ये कहाँ पे मिलेगा, तो आपको जो है व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। इसी पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है, आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप नंबर आप लिख लो जिनको भी लेना है। अब चलिएगा यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो है सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे किया क्या है। पहले लिखा है 8 और 4, यहाँ पे कितना लिखा है 10। तो अगर हम 8 और 4 में गुणा कर देते हैं और नीचे क्या लिखा है 12 और 10, तो 12 और 10 को जोड़ देते हैं और घटाने के बाद देखिए क्या होता है, 8 चौका 32 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और 12 कितना हो जाएगा 22। तो ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। वही लॉजिक यहाँ पे भी लगना चाहिए, देख लेते हैं वही लॉजिक है कि नहीं, यही लॉजिक यहाँ पे है कि नहीं। तो देखो क्या लिखा है, तो 15 लिखा है और गुणा कर लो उसमें 2 से, और माइनस कितना करना है नीचे देख लो 9 और 16 को माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 दूना का 30 हो जाएगा और 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, 16 9 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। देखो ऊपर 5 बिल्कुल ही दिया गया है, तो वही लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है, यही लॉजिक यहाँ पे आप लगा दो। कितना लिखा गया है आप देख लो, 5 और 6, 5 और 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 6 का 30 हो जाएगा। माइनस कितना करना है, तो 20 और 2 जोड़ लो कितना हो जाएगा 22, इनको जोड़ के माइनस करना है। तो 22 30 में से 22 जाएगा, आप कितना बताओगे 8 है। तो यदि आपने 8 को चुना है, यदि आपने 8 को बताया है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपने इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और इस तरीके के प्रश्न किसी भी एंगल से आप लोग गलत नहीं करोगे। बहुत लाजवाब प्रश्न था, थोड़े से आपको यहाँ पे परेशानी हुआ होगा क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा अलग तरीके का प्रश्न था, पर आप कर सकते हो। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ जो है माइनस, माइनस का अर्थ भाग, भागा का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ जो है प्लस हो, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। बताएंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बिल्कुल ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो टर्म एंड कंडीशन आपको बताया गया है उसी के आधार पे आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये नहीं कि जो दिया गया है इसके आधार पे सॉल्व करिएगा तो बिल्कुल ही आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जो बोला गया है उसके आधार पे इसको सॉल्व करो। चलिएगा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को बिल्कुल सॉल्व करिए। चलिएगा आपने सॉल्व कर दिया होगा, आशा करता हूँ कि इसका उत्तर आप बिल्कुल ही बता दिए होंगे। अब देखिए हुआ क्या है, 18
प्लस को माइनस लिखना है, माइनस को क्या लिखना है, भागा, तो यहाँ पे भागा रखेंगे 3। फिर गुणा लिखा है तो गुणा को क्या लिखा है, यहाँ पे गुणा को क्या लिखा गया है, तो आपसे बोल रहा है कि प्लस लिखो, गुणा को क्या करो, प्लस लिखो। प्लस का कितना हो जाएगा 14। उसके बाद से भागा लिखा है तो भागा का अर्थ क्या है, यहाँ पे गुणा लिखो, कितना 2। उसके बाद से उसके बाद से प्लस, प्लस का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस का 12 लिख लो। अब बिल्कुल ही इसको सॉल्व कर दो, आपका जो है उत्तर मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे भाग दिया तो 36 18, 3 के पहाड़ में 6 बार में भाग लग गया, प्लस 14 दूना 28, माइनस का कितना हो गया 12। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 12 और 6 कितना हो जाएगा 34, 34 में से 12 जाएगा, कितना आएगा आपका 22। और यदि आपने 22 को चुन दिया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आपको बिल्कुल ही सरल तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्न को किसी भी एंगल से आप लोग छोड़ नहीं सकते, बहुत इजी प्रश्न होते हैं। और बिल्कुल यदि आप डेली ही प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके के प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बिल्कुल देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में सिंघमा को जो है ये लिखा जाता है तथा जो है फाइनर क्वी को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आपको इसको जो है क्या लिखा जाएगा। अब देखिए ये आपके क्या है, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपके एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल ही इसको जो है आप अच्छे तरीके से तैयार करना। इस चैप्टर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और बिल्कुल ही आप इस तरीके के प्रश्नों में गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। होते बहुत ईजी है, मैंने आपके कुछ तरीके बताए हैं जो आप अगर याद रखते हो तो बिल्कुल इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है SIGMA, ठीक है, और इसके बदले में लिखा है यहाँ पे कितना FVTZN, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा क्या, यहाँ पे पहले ये समझने वाली बात है कि ये होता है S 19 पे, F होता है कितने पे 6 पर, तो यहाँ से S से 19 में से कितना घटाएंगे 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब देखो I होता है 9 पे, V होता है कितना पे 22 पे, तो यहाँ पे क्या किया गया है 13 जोड़ा गया है। G होता है 7 पे, T होता है 20 पे, ये 20 पे होता है, ये 7 पे होता है, तो इसमें भी 13 जोड़ा गया, इस बार 13 जोड़ रहा है। M होता है 13 पे, और ये होता है Z 26 पे, यहाँ पे भी 13 जोड़ा गया है। और A होता है 1 पे, N होता है 14 पे, यहाँ पे भी 13 जोड़ा गया है। देखिए पहला वाला में 3 माइनस किया है, सब में प्लस का 13 किया है, पहले माइनस का 13, बाकी सब में प्लस का 13। उसके बाद से अगर इसको देख लेते हैं, इसके बाद वाला लिखा है F, यहाँ पे क्या लिखा है F लिखा है ना, FNYRQ यही लिखा है, और इसके बदले लिखा है SALED, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे किया क्या है, F होता है कितना पे 6 पे, और S होता है 19 पे। यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे 13 जोड़ा गया है, पहले यहाँ पे माइनस किया गया है तो यहाँ पे जोड़ रहा है। N होता है 13 पे, और A होता है आपके 1 पे, सॉरी 14 पे, तो यहाँ पे माइनस का 13 किया है। YL यहाँ पे माइनस का 13 किया गया है। R 18 पे, E होता है 5 पे, यहाँ पे माइनस का 13, यहाँ पे माइनस का 13। अब देखिए पहले 13 जोड़ा तो सब में माइनस 13 किया, और पहले माइनस 13 किया तो सब में 13 प्लस किया। इसका लॉजिक आप समझ गए, पहले अक्षर को देखना है, अगर माइनस होगा तो आपको प्लस करना है, अगर प्लस हुआ तो माइनस करना है। तो बिल्कुल ही आप यहाँ पे कर सकते हो। देखिए ARJUN, ठीक है, इसको आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे अगर 13 को हम प्लस करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 13, ये 14 पे हो जाएगा, ठीक है। R को आपको क्या करना है, अब माइनस, पहले प्लस करके देख रहे हैं तो 13 प्लस किए हैं, तो अब सब में माइनस करेंगे। 18 में से कितना घटाओगे, तो 13 घटाओगे तो 5 हो जाएगा। 5 पे आता है आपका कौन सा अक्षर, E होता है ना। J होता है 10 पे, 10 में से 13 घटाओगे कितना आ जाएगा, 10 का मतलब हो गया 36, 36 में से आप 13 घटाओगे 23। उसके बाद से U होता है कितने पे,
आपके होता है 21। 21 में से आपके 13 जाएंगे 8। 8 पे अक्षर कौन सा होता है? एच। कौन सा अक्षर होता है? एच। यहाँ पे 13 में से एक जाएगा ए। अब देख लो ये कहाँ पे है, तो NEWA बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक कथन दिए गए हैं जिसके जो है बाद विकल्पों में से 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। आपके जो है कौन से कथन का निष्कर्ष सत्य है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करेंगे। पहले वाला डी और आर में देख लो, डी और आर, डी कहाँ पे है, आर कहाँ पे, ये डी और आर चेक कर लो। क्या डी जो है आर से बड़ा है? ये डी बोल रहा है कि आर से बड़ा है, तो डी से बड़ा ई है, ई के बराबर जेड है, और जेड से बड़ा कौन है? आर है। यानी कि जो है अगर हम देखेंगे तो आर बड़ा हो रहा है, देखिए डी से बड़ा तो ई हो रहा है, ई के बराबर जेड हो रहा है, मतलब डी से जेड भी बड़ा है, ई भी बड़ा है, और इन दोनों से बड़ा आर है, मतलब जेड से भी ई से भी बड़ा आर है। तो डी से आर छोटा कैसे होगा यार? डी कैसे बड़ा हो जाएगा आर से? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है यहाँ पे पहला वाला, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला ऑप्शन अब चेक कर लो। दूसरा कह रहा है जे और जी, जे और जी में चेक करो। तो देखो जी से बड़ा एच है और एच से बड़ा कौन है? जी है। तो वही बोल रहा है क्या जी से जो है जे से जी बड़ा है, जे से जी बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ये वाला बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप इस तरीके के प्रश्नों को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का जो है उत्तर दीजिए। अब बताइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय, ठीक है, और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है बिल्कुल ही राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि दी गई संख्या श्रृंखला का अध्ययन करें और इसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए ये श्रृंखला है, इसमें कह रहा है कि ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक अभाज्य संख्या है। अब कंडीशन आप बिल्कुल यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो ही इस प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात समझिएगा, ठीक विषम संख्या के ठीक पहले विषम होना चाहिए, पहले विषम, यहाँ पे विषम नहीं है, यहाँ पे विषम नहीं है, यहाँ पे विषम है, और विषम के बाद अभाज्य संख्या, बिल्कुल अभाज्य संख्या है। यहाँ पे आपको एक मिल गया, देख लो यहाँ से 7 4 9 नहीं, 7 तो होता है, 4 नहीं होता है ना, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल नहीं होगा। 7 4 9 तो विषम नहीं होता है ना, सही अभाज्य संख्या बोला है, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर आप देखोगे पहले क्या बोला है, पहले आपके विषम, तो पहले विषम होना चाहिए, 9 विषम होता है तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। अब देखोगे यहाँ पे 3 4 5 बिल्कुल हो जाएगा। पहले देख लो, पहले आपका क्या हुआ, पहले आपका जो है विषम, और बाद में जो है आपकी अभाज्य संख्या 5 भी होता है, ठीक है। उसके बाद से आपको देख लेना है अगला प्रश्न, अगला जो है आपका क्या यहाँ पे आएगा। तो अगला अगर हम चेक करते हैं 1 9 5 में क्या होगा, एक तो आपका हो जाएगा, पर एक विषम और 9 और 5 बिल्कुल ये भी हो जाएगा, 1 9 5 ये वाला भी हो जाएगा, ये तो नहीं होगा यहाँ तक। फिर यहाँ पे 9 5 9 4 ये भी नहीं होगा। उसके बाद से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी नहीं होगा। 3 7 1 बिल्कुल हो जाएगा ये वाला भी, क्योंकि 3 विषम होता है और एक जो है अभाज्य होता है। अभाज्य तो एक नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। एक अभाज्य 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7। तो आपके कितने संख्या मिले यहाँ पे? 2। कितने संख्या मिले हैं? तो 2 आपको बताना है। इस तरीके से आपके 2 जो है राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब जो है प्रतिस्थापित करेगा वाला प्रश्न यानी कि श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है, और बताने की कोशिश करेंगे कि आप वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बिल्कुल ही बेहतरीन प्रश्न
और बहुत ही सरल तरीके से आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। मैंने जिस तरीके से क्लास में आपको बताया भी है, और बिल्कुल ये सबसे सरल प्रश्न है आज के इस क्लास का। तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रश्न कोई भी ऐसा होगा जो इस प्रश्न का राइट उत्तर नहीं बताएगा, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इस प्रश्न का राइट उत्तर न बता सके। तो ये प्रश्न आज के आपके होमवर्क रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, सभी लोग कर सकते हो। इसका 18 नंबर का राइट उत्तर सबको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि माइनस को गुणा तथा भागा को जो है प्लस से बदल दिया जाए। अब ये आपके थोड़े से अलग तरीके के टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं, तो सॉल्व करो। मैंने इस तरीके का प्रश्न आपको शुरू में एक बताया भी है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका जो है बिल्कुल बताने का दायित्व बनता है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से आपको सॉल्व करने को बोला है बिल्कुल उस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर कर सकते हैं। गलती किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए, प्रश्न को गलती करना ही नहीं है, क्योंकि आपको मैंने क्लासेज काफी सारे आपके 7 से 8 दिन से क्लासेज करा रहा हूं, तो बिल्कुल आप अब समझ गए होंगे कि इन प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करना है। और क्लासेज अगर आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है तो बिल्कुल ही आप क्लास को लाइक करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। तो एक आपके लिए मैंने क्लास प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। सुबह से शाम हो जाते हैं एक क्लास बनाने में। अब देखिए यहाँ पे 6 से जो है आपके 16 हुआ है, सॉरी यहाँ पे बोला गया है टर्म एंड कंडीशन, उसके आधार पे बनाना है ना। तो पहले 6 लिखो, और यहाँ पे बोला गया है कि माइनस कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि माइनस को गुणा से और भागा को प्लस से बदल दिया जाए। माइनस को यहाँ पे गुणा करना है, ठीक है। माइनस को क्या करना है, आपको गुणा करना है, तो ये तो हो जाएगा 16, और माइनस को गुणा करना है तो यहाँ पे रहने दो गुणा, और गुणा के जगह पे आपको क्या करना है, भागा। माइनस को प्लस करना है, माइनस को गुणा और भागा को क्या करना है, भागा जहाँ पे है वहां पे प्लस करना है। ये भागा है तो प्लस होगा, और क्या है आपके पास, माइनस होगा तहाँ पे आपको चेंज करना है, माइनस होगा तहाँ पे आपको, यहाँ पे भी भागा है तो आपको प्लस करना है, भागा है तो प्लस, और माइनस है तो आपको क्या करना है, गुणा करना है, और यहाँ पे प्लस का 2 और यहाँ पे गुणे का 7। अब इसको सॉल्व करो, 6 हो गया, 6 हो गया यहाँ पे, और बिल्कुल ही ये तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं आएगा यार, जो ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये माइनस को जो है गुणा से और भागा को जो है प्लस से बदल दिया जाए। यहाँ पे इसको लिखना चाहिए कि भागा और गुणा को आपस में बदल दिया जाए, आपस में नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपस वाला लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा लग रहा है मिस्टेक है। तो भागा को जो है क्या करना है, प्लस कर लीजिए, और गुणा को जो है माइनस कर लीजिए, ठीक है। गुणा को माइनस, फिर भागा को प्लस, और माइनस को क्या करना है, आपको गुणा करना है, और प्लस को जो है क्या करना है, आपको भागा करना है, और गुणे के जगह पे माइनस करना है। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखिए यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 16 6 22 माइनस का 4 और 9 8 72। यहाँ पे पहले भागा करो तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 9 गुणे 8, 4 गुना का 8 और माइनस का 7। अब ये कितना हो जाएगा, 22 माइनस 4, 9 चौका 36 माइनस 7, 36 22 कितना हो जाएगा, 8 5 58, 58 में से 4 और 7 कितना होता है, 11। इसको घटा लो, कितना आ जाएगा, 47। बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 47, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपस में बदलना लिखना चाहिए, आपस छूट गया था, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़े से सुधार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। अब देखिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, और ऐसे प्रश्न को आप बिल्कुल ही सॉल्व अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपको बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। थोड़े से आपको लॉजिक यहाँ पे समझना है। 7 से 13 लिखा हुआ है, तो 7 6 13, 13 से यहाँ पे कितना लिखा, 21, 8 प्लस किया है, 21 से 31 10 प्लस किया है। पहले 6 प्लस करो
फिर 8 प्लस करो, फिर 10 प्लस करो, इसके आगे आप कितना प्लस करोगे तो 12 प्लस करोगे। सिंपली बात है, 2 2 प्लस कर रहा है यहाँ पे, 2 2 प्लस किया है तो 31 12 कितना होता है 43। और यदि आपने 43 यहाँ पे बताया हुआ है तो 43 आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न को किसी भी एंगल से आप लोग गलत नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आपके जीके जीएस के प्रश्न बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं और फटाफट से जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को किसने जो है मुगल सम्राट घोषित किया था? बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। जो भी प्रश्न आपके सामने आ रहा है बिल्कुल आप कोशिश करो कि उसका राइट उत्तर बताओ। तो 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को जो है यहाँ पे मुगल घोषित किसने किया था? तो आपको बताना है कि वक्त खान ने। ठीक है, वक्त खान ने साबित किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जो है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बिल्कुल बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। दूसरे नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आपको बताना है 1931 में। 1931 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न को किसी भी एंगल से आप गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो आपको बताना है यहाँ पे लॉर्ड लिन लिथियोंग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाने वाला प्रश्न है। काकोरी कांड कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो बताना है 1924 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी को यदि आपने बताया है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस ने किस वर्ष की थी? क्या पूछा गया है आपको कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस ने कब की थी? बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे। 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? ये 1929 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखोगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बताएंगे। 6ठे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? बिल्कुल रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 1946 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताइएगा। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। तो यदि आपने बताया है कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखोगे आप लोगों के सामने आ चुका है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका कथन है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका ये कथन है, स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आएगा कि ये जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ठीक है, उनका जो है ये कथन था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन जो था उसका जो है विरोध क्यों हुआ था भारत में? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे तो सबका उत्तर यहाँ पे आएगा कि इसमें जो है कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन के में जो सदस्य थे उसमें से एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए उसका विरोध हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है चंपारण आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? चंपारण आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? बताइएगा कि जो चंपारण आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? तो आपके राइट उत्तर होगा नील की खेती के लिए हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? बताएंगे कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी?
तो आपके राइट उत्तर होगा कि हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय हुआ था, मतलब उस समय भारत का जो है वायसराय कौन था। तो आपको बताना है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों का कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी बताइएगा। 13 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। आज का 13 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा, तो ये होगा सिंगापुर। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, सिंगापुर, बिल्कुल राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन लागू हुआ था। किस अधिवेशन के तहत भारत में द्वैध शासन लागू हुआ था। तो आपके बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि 1919 का अधिवेशन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनको नेताजी सबसे पहले सर्वप्रथम किसने कहा था। ठीक है, नेताजी के नाम से भी उनको जाना जाता है, आपको मालूम है, तो जर्मन जनता ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कौन सा कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज से जुड़ा है। कौन सा कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज से जुड़ा हुआ है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा लाहौर अधिवेशन जो था वो पूर्ण स्वराज से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है 1857 की क्रांति का अंतिम केंद्र कौन सा था। 1857 की क्रांति का अंतिम जो है केंद्र कौन था। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, ग्वालियर था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताएंगे। 18 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना है 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में गद्दर आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था। स्वतंत्रता संग्राम में गद्दर आंदोलन का जो है मुख्य केंद्र कौन था। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे पंजाब था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस क्रांतिकारी ने असेंबली में बम फेंका था लेकिन किसी को जो है नुकसान नहीं हुआ था। तो असेंबली में जो है बम फेंकने वाले आपको तो बिल्कुल ही मालूम होगा कि ये काम कौन किए थे, भगत सिंह किए थे। ठीक है, परंतु किसी को नुकसान नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना पर्वतमाला कौन सा है। भारत में सबसे पुराना पर्वतमाला जो है आपको बताना है। मैंने आपको ये प्रश्न पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो भारत में सबसे पुराना पर्वतमाला जब भी आपसे पूछा जाए तो अरावली पर्वतमाला होगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने, भारत का सबसे बड़ा जो है डेल्टा कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में ब्लैक कॉटन सॉइल यानी कि रेगुर मिट्टी सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। तो सबका उत्तर आएगा दक्कन पठार, दक्कन पठार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन में पहले स्थान पर है। भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन में पहले स्थान पे है। तो भारत में जो है आप लोगों को याद रखना है कि चाय उत्पादन में असम राज्य जो है पहले स्थान पे है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। बताना है आपको कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। तो चिल्का झील आपको कहाँ पे है, भारत के उड़ीसा राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी।
तो इस तरीके से आपको बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर बी बताना था। तो आज के क्लास में जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सारे ही प्रश्नों को मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, आपको ये प्रश्न आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और चैनल पर नए आए हैं तो बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि इस तरीके के क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड मैं करता रहूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।